हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का भूगोल की इस नवीनतम कक्षा के अंदर, जहां मैं आपको भूगोल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करता हूं। तो आज हम बहुत दिनों बाद पुनः आपके बीच भूगोल की कक्षा लेकर आ चुके हैं। समय की कमी के कारण कुछ दिनों से भूगोल की कक्षा नहीं हो पा रही थी, तो आज हम पुनः CUET 2024 को फोड़ने के लिए बैठे हैं। तो आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए और जो मैं फैक्ट्स और ट्रिक्स वगैरह बताता हूँ उनको नोट डाउन किया कीजिए, जिससे आप लोग कभी इन चीज़ों को ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। तो कक्षा को शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलते हैं और आज की इस जियोग्राफी की कक्षा को शुरू करते हैं। चलिए, लिखा हुआ है सबसे पहला प्रश्न, सही बनाइए। बस्तियों पर आधारित प्रश्न है, सेटलमेंट्स पर आधारित है। तो देखिए, गुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित बस्ती, पल्ली बस्ती और परिक्षिप्त बस्ती। अब इनकी लोकेशन किन राज्यों में है, ये किन राज्यों में लोकेटेड हैं, इन पर चर्चा करते हैं। गुच्छित बस्ती मैंने आपको बताया था कि घर एकदम पास पास बने होते हैं, तो ये नागालैंड और बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। ए को दो से मिलाइए। फिर अर्धगुच्छित बस्ती, मुखिया वर्ग अब बीचों बीच अपना घर बना लेते हैं, तो गुजरात और राजस्थान में ऐसा होता है। फिर पल्ली बस्ती में कहाँ पर, ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ज़्यादातर मेघालय, उत्तर प्रदेश और केरल, हिमालय की तलहटी वाले क्षेत्रों में। फिर परिक्षिप्त बस्ती, ये ऐसे घर होते हैं कि जैसे मान लीजिए पर्वत पर एक घर, फिर उसके बाद दूसरे पर्वत पर दूसरा घर, फिर तीसरे पर्वत पर तीसरा घर, तो ये परिक्षिप्त बस्तियां हो गई। तो हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अब सही जोड़ियाँ बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मुंबई हाई तेल क्षेत्र की खोज कब हुई? तो मुंबई हाई ऑयल फील्ड की जो डिस्कवरी हुई थी वो सन 1973 में हुई थी। ओके। कौन सा पर्यावरणीय सम्मेलन सतत विकास पर आधारित है, जो कि सन 1972 में हुआ था? अब देखिए, पर्यावरणीय सम्मेलन है, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। तो ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है, ये कैसे भी करके प्रश्न पूछ लेगा आपसे। फिर आता है आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट किसने पब्लिश की? ये देखिए, अब ब्रटलैंड ने पब्लिश करी। ब्रटलैंड ने एक आयोग बनाया, कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट बनाई, ठीक है। और ब्रटलैंड कौन थे? ये थे नॉर्वे के प्रधानमंत्री। कौन? नॉर्वे के प्रधानमंत्री। रेंडियर पशु कहाँ पाला जाता है? तो इसकी एक ट्रिक लिख लीजिएगा, टैप, TAP, तिब्बत एंड एंडीज पर्वत। टी से हो गया तिब्बत, ए से हो गया एंडीज, पी से हो गया पर्वत, ठीक है। लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थल अग्रणी है, जैसे जंग का कटोरा कहा जाता है? लीजिए, पिट्सबर्ग। अब मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूं, पिट्सबर्ग का पुराना नाम क्या था? तो आप लोग बेझिझक होकर कहिएगा लेनिनग्राद। क्या? लेनिनग्राद। ओके। फिर आ गया, नवनिश्चयवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रिफिथ टेलर। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, नाना जी। ओके। NA से ना, NA से ना और G से ग्रिफिथ टेलर। वर्तमान में विश्व में कितनी मिलियन सिटी व कितनी मेगा सिटीज हैं? तो 31 जो है वो मिलियन सिटीज हैं, 512 मेगा सिटीज हैं। हिंदी में बोले तो 31 मिलियन सिटी और 512 मेगा सिटीज हैं। कौन सा मानसून मौसम दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ मेल खाता है? लीजिए, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, जिसके कारण भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, करीब 81%, वो खरीफ की फसल से जो है वो मेल खाता है। अब की बात करें दक्षिण पश्चिम की, दक्षिण पूर्वी मानसून की, तो आपने केरल में सुना होगा ओस, अमान और बोरो, तीन किस्में उगाई जाती हैं। तो मतलब हमारे भारत में वर्षा की कमी नहीं होती है, कभी कभी सूखा नहीं पड़ता है, कभी कभी सूखा पड़ भी जाता है। तो एक मावट होता है, एक दक्षिण पूर्वी और एक दक्षिण पश्चिमी मानसून, तीन टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा दक्षिण पश्चिमी मानसून से और सबसे कम मावट से होती है।
ओके। चंबल व माही किस खाद्यान्न की किस्में हैं? लीजिए, इतना सरल क्वेश्चन दे दिया। धान, चावल की किस्में हैं चंबल और माही। अब आपसे घास के मैदानों के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया। पंपास कहाँ कहा जाता है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना कहाँ पर है? उत्तर अमेरिका में, ध्यान रखिएगा। डाउन्स, अब डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया में। कैंटरबरी प्लेन कहाँ पाए जाएंगे? न्यूजीलैंड के अंदर। ऐसे ही बेल्स कहाँ पाए जाएंगे? दक्षिण अफ्रीका में। तो भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? लीजिए, ये क्वेश्चन आपके जीटी में भी पूछा जा सकता है, बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको। 13 बंदरगाह हैं। तो कैसे आप इनको गिनेंगे? एक तरफ 6 और एक तरफ 7। मुंबई, कांडला, नहावा शेवा, कोच्चि, मैंगलुरु। इस तरफ आ जाइए पूर्व की तरफ, तो पारादीप, कलकत्ता, हल्दिया, और नीचे आ जाइए तो तूतीकोरिन, एन्नौर, चेन्नई, ठीक है, और विशाखापट्टनम। हो गए 13 बंदरगाह। कोंकण रेलवे किन 2 राज्यों को जोड़ता है? अब आप लोगों ने एक मछली का नाम सुना होगा, रोहू। तो रोहू बना है रोहा, रोहा से। ये महाराष्ट्र के रोहा तट पे पाई जाती थी, तो ये शहर का नाम था रोहा। महाराष्ट्र के रोहा को कर्नाटक के मैंगलुरु से जोड़ता है। कोंकण रेलवे 1998 में बना, कर्नाटक के मैंगलोर से महाराष्ट्र के रोहा को जोड़ता है। चलिए, पेज होता है यहीं पे समाप्त। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आते हैं। विश्व का मानचित्र आ गया आपके सामने, बड़ा ही शानदार मानचित्र है आपके सामने, आपको दिख रहा होगा। सैन फ्रांसिस्को, और विश्व का सबसे बड़ा हवाई पत्तन जो है वो सैन फ्रांसिस्को है, उत्तर अमेरिका में। फिर आपसे कहा है पर्थ को दर्शाइए। पर्थ आपको दिख रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। फिर आपको दिया हुआ है रूहर क्षेत्र। रूहर प्राचीन काल में जर्मनी का बहुत बड़ा ही औद्योगिक क्षेत्र था। राइन नदी इस क्षेत्र से गुजरा करती थी। मैंने राइन नदी भी एक वीडियो में पढ़ाई हुई है, आप लोग वहां जाके इसका विस्तृत ढंग से अध्ययन कर सकते हैं। आगे आते हैं। भारत में शुष्क कृषि कितने वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है? लीजिए, 75 mm से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। अब 75 mm से कम वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? जैसे मान लीजिए पूरा राजस्थान है, ठीक है, और गुजरात में देख लीजिए आप कच्छ का मरुस्थल या कच्छ का रण जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर शुष्क कृषि की जाती है। दाल, रागी, बाजरा, चारा फसलें, ग्वार एवं मूंगफली में से कौन प्रमुख रूप से खरीफ फसल एवं वर्षा आधारित अथवा सिंचाई आधारित फसल है? लीजिए, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जो खरीफ की फसल होगी वो सबसे ज़्यादा जल की मांग करेगी आपसे। मान लीजिए गन्ना है, गन्ना आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी मांगेगा। चावल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी मांगेगा। तो यहाँ पे जो खरीफ की फसल और वर्षा आधारित सिंचाई फसल है वो है मूंगफली। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रखिएगा। दक्षिण से उत्तर तक की यात्रा करते हुए बंदरगाहों को सही क्रम में सजाएं। लीजिए, ये मैंने अभी बताया आपको, कांडला, विशाखापट्टनम, मारमागांव और पारादीप। तो सबसे दक्षिण में है विशाखापट्टनम, उसके बाद आ जाता है मारमुआ गांव गोवा के पास, फिर उसके बाद आ जाएगा पारादीप उड़ीसा के पास, और फिर आ जाएगा कांडला, कांडला आ जाएगा गुजरात के पास। तो सबसे उत्तर में कांडला और सबसे दक्षिण में विशाखापट्टनम। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे CUET में पूछ सकता है, तो आप लोग इसे बहुत ही गहनता से अध्ययन कर लीजिएगा। आगे आ गया मैच इन द फॉलोइंग, सही जोड़ियां बनाइए। कर्नाटक का पत्तन, आंध्र प्रदेश का स्थलबद्ध पत्तन, तमिलनाडु का कृत्रिम पत्तन, मुंबई के भार को कम करने के लिए बनाया गया पत्तन। तो कर्नाटक का एक पत्तन मैंगलुरु है, आंध्र प्रदेश का एक स्थलबद्ध पत्तन विशाखापट्टनम है, तमिलनाडु का एक कृत्रिम पत्तन चेन्नई है, और मुंबई के भार को कम करने के लिए बनाया गया पत्तन है जवाहरलाल नेहरू, जो नया नाम है, और पुराना नाम था नहावा शेवा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, एक ही कृत्रिम पत्तन है तमिलनाडु का, वो है चेन्नई, ठीक है। आगे आते हैं, सही जोड़ियां बनाइए। चीनी तिब्बती कोष्टक में लिखा है किराता, ऑस्ट्रिक निषाद, भारोपीय कोष्टक में लिखा है आर्य, और सबसे नीचे लिखा है द्राविड़। तो चीनी तिब्बती या जिन्हें किराता परिवार, तो ये 73% उनके परसेंटेज से आपको मिलाना है कि भारत में इनकी
जनसंख्या कितनी है या इनकी परसेंटेज कितनी है। फिर औसतक निषाद पूछ लिया तो 1.38%। फिर आपसे पूछ लिया भारतीय यूरोपीय या जिन्हें हम भारूपीय कह सकते हैं या आर्य कह दें, तो 0.85% जो है वो द्राविड़ है 20%। तो नीचे आपकी सही जोड़ियाँ मिली हुई हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। पुल के दोनों तरफ बसे गांव को क्या कहते हैं, लीजिए, ब्रिज, सेतु या पुल के दोनों तरफ बसे गांव को दोहरे ग्राम कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले पेज की तरफ। अब आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत की भारत में अधिकतम क्षमता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा की सबसे अधिकतम क्षमता है। पवनहंस सेवा पहाड़ी क्षेत्र हिल एरियाज में संचालित होती है और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पर्यटकों द्वारा व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है। यह क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए। पवनहंस सेवा भारत के असम, मेघालय, मिजोरम राज्यों में, मतलब उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। और हेलीकॉप्टर सेवा है। मैंने तो अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था कि एक हवाई टैक्सी सेवा भी शुरू की गई है पहाड़ी राज्यों के अंदर। चावल की फसल देश के किन भाग में साल भर उगाई जाती है, तो केरल में उगाई जाती है और दक्षिणी भाग में। ठीक है, कौन सा लौह अयस्क प्रगालक मुख्य रूप से धारवाड़ शैलों से संबद्ध है, तो मैग्नीज। तो धारवाड़ शैल की चट्टानों से कौन सा लौह अयस्क निकाला जा रहा है, वो है मैग्नीज। कौन सा लौह अयस्क कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं झारखंड में पाया जाता है, तो मैग्नीज पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पिग्मी पाए जाते हैं, लीजिए, पिग्मी आ गया। पिग्मी एक जनजाति है, ये सामान्यतः बहुत ही बौने या छोटे कद के होते हैं। तो सहारा मरुस्थल में पाए जाते हैं, कालाहारी में पाए जाते हैं। तो कालाहारी कहाँ पर है, मध्य अमेरिका का, अफ्रीका का मरुस्थल है, सॉरी। फिर भूमध्य रेखीय वन और पंपास कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। जूट, काफी, कोको, गन्ना, केला, संतरा एवं कपास कैसी फसलें हैं, तो ये है रोपण फसलें। ठीक है, रोपण फसलों की खेती अंग्रेजों ने स्टार्ट करी थी। कब करी थी, 18वीं शताब्दी में। कहाँ पर बाग लगाए थे, मलेशिया और ब्राज़ील में, इंडोनेशिया में भी लगाए थे। तो इस तरीके से आप इनको याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में भूमि का बड़े पैमाने पर उपयोग अनुपजाऊ बंजर भूमि में हुआ है, चलिए, आंध्र प्रदेश। ये चीज़ आप बहुत ही गहनता से याद कर लीजिए कि आंध्र प्रदेश में भूमि का बड़े पैमाने पर अनुपजाऊ बंजर भूमि के रूप में उपयोग हुआ है। 10 लाख की आबादी पर पहुंचने वाली पहली शहरी बस्ती कौन सी थी, तो ये थी आपकी लंदन। इसको याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है, तो जो मतलब डेंसिटी ऑफ रोड्स केरल में सबसे अधिक है। अब फिर से आगे आपका सही जोड़ियाँ बनाइए, तो तांबा, लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक। फिर उसके दूसरी तरफ लिखा हुआ है बेलाडीला, बालाघाट, हजारीबाग और नेल्लोर। तो तांबा जो है वो बालाघाट में, आप लोगों ने सुना होगा, मध्य प्रदेश में मलाजखंड खदान है बालाघाट में। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध खदान है तांबे की, कॉपर की। फिर आ गया लौह अयस्क, बेलाडीला। बेलाडीला कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। फिर मैग्नीज आपसे पूछ लिए, तो मैग्नीज आपका नेल्लुरु। नेल्लुरु कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। फिर अब्रक पूछ लिया, तो अब्रक है हजारीबाग। हजारीबाग सामान्यतः झारखंड या पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। तो चलते हैं अगले पेज पर। आशा करता हूँ अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए, सबसे पहले लिखा हुआ है सही जोड़ियाँ बनाइए। ए ऑप्शन में लिया है वाणिज्यिक डेयरी फार्मिंग, वाणिज्यिक अनाज की खेती, खानाबदोश चरवाहा और वाणिज्यिक वृक्षारोपण। आपसे वाणिज्यिक डेयरी फार्मिंग पूछा है, न्यूजीलैंड। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि न्यूजीलैंड में जो दूध की सप्लाई होती है वो पाइपलाइनों द्वारा होती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो पशुपालन है वो न्यूजीलैंड के अंतर्गत हो रहा है। वाणिज्यिक अनाज की खेती आपसे पूछ ले, तो अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना मैंने आपको अभी बताया उत्तर अमेरिका की एक शहर है। फिर खानाबदोश चरवाहा आपसे पूछ ले, तो ये मंगोलिया। मंगोलिया कहाँ पर है, मध्य चीन के अंदर है। फिर वाणिज्यिक वृक्षारोपण आपसे पूछ ले, तो यह है श्रीलंका में। अब वाणिज्यिक वृक्षारोपण का उद्देश्य क्या है, मिट्टी के कटाव को रोकना। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है, तो
यह है कजाकिस्तान। अदन की खाड़ी किस महासागर में है? आपसे पूछ ले अदन की खाड़ी, तो आपको बताना है हिंद महासागर में। रूहर क्षेत्र जो कि जर्मनी में स्थित है, किस महाद्वीप पर स्थित है? मैंने आपको अभी बताया कि रूहर क्षेत्र में बड़ा ही औद्योगिक क्षेत्र था प्राचीन काल में। यहाँ से राइन नदी निकालती थी जो कोयला नदी के नाम से जानी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर कोयला के विशाल भंडार है। वर्तमान में ये नदी यूरोप में स्थित है। आगे आपसे पूछा है प्रवास में जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है। तो आवास और प्रवास का स्थान, मान लीजिए कोई आदमी अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में गया, मतलब उसने अपने आवास को छोड़ा, दूसरी जगह प्रवास किया, तो प्रवास में जनगणना में इस प्रवास स्थल का नाम आएगा। आवास जहाँ से छोड़ा वहाँ से उसका नाम कटेगा, तो ये चेंज होता है, इसको याद रखिएगा। भूतिया, सुनसान या घोस्ट टाउन किन्हें कहते हैं? देखिए, वे शहर जो किसी कारण छोड़ दिए गए, सुनसान पड़े हुए हैं, घोस्ट टाउन कहलाते हैं। देखिए, जैसे प्राचीन काल में कोई शहर बहुत ही विकसित था। आप सिंधु घाटी सभ्यता का उदाहरण ले लीजिए। मोहनजोदारो पहले बहुत विकसित शहर हुआ करता था। खेतड़ी ले लीजिए, तांबे के उसके लिए समृद्ध था। तो ये अब जो सुनसान हो गए, वीरान हो गए, इन्हें भूतिया शहर के नाम से पुकारा जाने लगा, तो ध्यान रखिएगा। फिर आ गया सही जोड़ियाँ बनाइए। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, सदर्न रेलवे और ईस्टर्न रेलवे, ये सारे रेलवे जोन्स हैं, उनके सामने उनके मुख्यालय दिए हुए हैं, उनकी सही जोड़ियाँ बनानी है। आपसे पहले पूछा गया है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, तो इसका जो है वो गोरखपुर में है। गोरखपुर कहाँ पे पड़ रहा है? उत्तर प्रदेश में। फिर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे आपसे पूछ लिया जयपुर, जयपुर कहाँ पर है? राजस्थान में है। फिर आपसे पूछ लिया सदर्न रेलवे, या जैसे हम दक्षिणी रेलवे कहते हैं, ठीक है, तो इसका जो है वो चेन्नई में है, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है। फिर ईस्टर्न रेलवे पूछ लिया, ईस्टर्न रेलवे का कहाँ पर है? कलकत्ता, कलकत्ता पश्चिम बंगाल के अंदर है, अंतर्गत है, ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। आगे आगे सही जोड़ियाँ बनाइए। तटीय क्षेत्रों में मृदा संरक्षण, मैदानी क्षेत्रों में मृदा संरक्षण, रेगिस्तानी क्षेत्रों में मृदा संरक्षण और स्ट्रिप क्रॉपिंग। अब ये स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है? ये एक फसल रोपण पद्धति है। इसमें बीज को भूमि के अंदर गाड़ दिया जाता है। तो तटीय क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की जोड़ी जो बनेगी वो बनेगी नंबर 2 से शेल्टर बेल्ट या आश्रय पट्टी। अब ये शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं? तो जो तटीय इलाके होते हैं या कोस्टल एरियाज होते हैं, वहाँ पर वृक्षों को तटों के समानांतर क्रमबद्ध पंक्तिबद्ध रूप से लगा दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हवा चलती है तो मृदा उड़कर दूसरे स्थानों पर नहीं जा पाती है। तो इस तरीके से मृदा अपरदन जो है वो कम होता है। मैदानी क्षेत्रों में मृदा संरक्षण यदि हमें करना है तो हमें माल्चिंग या पलवार का उपयोग करना पड़ेगा। पलवार क्या होती है? जैसे जैसे आपने पेड़ लगाए और पतझड़ का मौसम आया, अब उसके पत्ते झड़ के मिट्टी पर गिर जाएंगे और धूप से जो है वो उसकी रक्षा करेंगे, धरती की, मतलब वो भूमि की जो नमी है उसको बरकरार रखेंगे, जिससे मिट्टी उड़ नहीं पाएगी और फलस्वरूप मृदा अपरदन नहीं हो पाएगा। तो ये पलवार या माल्चिंग कहलाती है। आगे आते हैं रेगिस्तानी क्षेत्रों में मृदा संरक्षण। तो ये वृक्षारोपण कृषि करनी पड़ेगी आपको, वही वृक्ष रोपने पड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे जो पेड़ की जड़ें हैं वो मिट्टी को बांधे रखें, जिससे मिट्टी का कटाव रुक जाए। फिर आता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग सिंचाई का एक प्रकार हो गया। चलिए चलते हैं आगे, सही जोड़ियाँ बनाइए में। फिर भारत में मास मीडिया का प्रारंभ, सबसे पहली रेल सेवा, सबसे पहली वायु सेवा और सबसे पहली जल परिवहन सेवा। तो मास मीडिया का प्रारंभ कब हुआ था? ये आप देखिए सन 1920 के बाद। ओके, पहली रेल सेवा सन 1853। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सबसे पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? सबसे पहली वायु सेवा ये ये सन 1911 में हुआ था, ठीक है। ये ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 2। सबसे पहले जल परिवहन सेवा 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गई थी सन 1986 में। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि पहली रेल कहाँ से कहाँ चली गई थी, तो मैं उसका उत्तर बता देता हूँ।
ये मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी सन 1853 में। जो पहली वायु सेवा, जो पहला प्लेन उड़ाया गया था, उसमें उसके पायलट का क्या नाम था जिसने प्लेन उड़ाया था? उसका नाम था हेनरी पिकेट, और 8000 डाक लेकर वो उड़ा था। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कड़ी के अंदर। तब तक के लिए टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, व्हाटएवर यू कैन डू। गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।